एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ें और आप पीछे की चीज़ें भूल जाएं, हम फटाफट से अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर करे हैं अपने चैप्टर में, उन सभी टॉपिक्स को करेंगे हम रिवाइज। और आप सभी को पता है कि रिवीजन कैसे होता है, हमारा क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है, यानी कि ये सेशन है क्या, एक डीपीक्यू सेशन। तो भाई आज की सेशन का टारगेट सेट हो चुका है कि इस सेशन में हमें करना होगा रिवीजन क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो चलिए फटाफट से अपना सेशन भी कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डीपीक्यू सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोड दैट एटम इज डिविजिबल। इनमें से ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने ये शो किया कि भाई एटम जो है वो कैसा है, डिविजिबल है। अब अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर की जो शुरुआत है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से करी थी। प्रीवियस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी कि भाई जितनी भी चीज़ें हमें अपने अराउंड दिखती है वो सब क्या है, मैटर ही है। और मैटर किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप मुझे जवाब दोगे एटम। और ऐसा नहीं है कि ये मैटर और एटम वाला जो कंसेप्ट है ये अभी अभी आया है, बिल्कुल भी नहीं। या आप बोल सकते हो कि 500 BC के टाइम से ही जितने भी इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन सभी ने ये चीज़ मानी थी कि भाई मैटर जो होता है वो किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। मैटर को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो एक ऐसी स्टेज पे आप पहुंचोगे, आप किसी भी मैटर को जब आप तोड़ोगे तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता जाएगा। इन स्मॉल पार्टिकल्स को भी फर्दर आप डिवाइड जब करते जाओगे तो अल्टीमेटली आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगे जहां पे आपका वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल फर्दर डिवीजन शो नहीं करेगा, यानी कि आप उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को और नहीं तोड़ पाओगे। और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम दिया गया क्या, एटम। जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने तो उसको क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। इसके बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स आए तो उन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज में इसे क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया। तो ये बात तो बहुत पहले से चलती आ रही है कि हाँ भाई मैटर है तो वो किसका बना है, एटम्स का बना है। और अगर मैं एटम को डिफाइन करना चाहूँ तो एटम क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, और वो कैसा होता है, इनडिविजिबल होता है, यानी कि आप उसे फर्दर नहीं तोड़ सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ इंडियन या कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स ने ही इस कंसेप्ट को जो है ना एक्सेप्ट किया था। भाई हमारे कौन आए थे, डाल्टन साहब आए थे, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने क्या किया था कि उनके समय पे मैटर और एटम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उन सभी इंफॉर्मेशन को उन्होंने समराइज किया, कलेक्ट किया और निचोड़ करके अपनी एक थ्योरी बना दी, जिसे हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो उस थ्योरी में भी उन्होंने क्लियरली एक पोस्टुलेट ये दिया था कि जो एटम होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एंड दैट टू इज इनडिविजिबल, यानी कि आप फर्दर एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को ऐसा नहीं है कि लोगों ने अप्रूव नहीं किया था, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था, बहुत ज्यादा अप्रूवल मिला था उनके इस थ्योरी को। तो उस समय के साइंटिस्ट क्या मानते थे कि हाँ भाई एटम क्या है, इंडिविजिबल है, यानी कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे साइंटिस्ट के मन में क्यूरियोसिटी आई, दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कि ये जो आपके सामने एक्सपेरिमेंट्स दिख रहे हैं, मैं इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही हूँ। हुआ क्या कि जब एक कोम लिया गया, उस कोम को
बालों पे अच्छी तरीके से रब किया गया, घिसा गया, और फिर ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स तक घिसा गया था। और फिर उतने टाइम तक 20 सेकेंड्स तक रब करने के बाद जब उस कोम को पेपर के पीसेस के पास लेकर के आए तो कुछ अजीब सी चीज हुई। हमने देखा कि पेपर जो है उचकने लगे और कोम पे जाकर के चिपक गए। यूजुअली क्या होता है, आप कोई भी अपने घर में जो कोम रखा हुआ है उसे लो और पेपर के टुकड़ों के पास ले जाकर के देखो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोम को आप अगर अपने बालों पे रब करोगे, प्लास्टिक के कोम को अगर आप रब करोगे अपने बालों में और फिर इसके बाद में उनको पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो पेपर के जो टुकड़े होंगे, जो पीसेस होंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उस प्लास्टिक के कोम में। भाई दोनों ही केसेस में हमारे पास वही पेपर के टुकड़े थे, वही प्लास्टिक कोम था, लेकिन वो प्लास्टिक कोम तभी पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा जब उसे हम अपने बालों में रब करेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, बलून। अब इस बार बलून लिया गया। बलून को क्या किया गया, अच्छी तरीके से बालों में 20 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट उसको रब किया गया। रब करने के बाद में क्या हुआ, उसको दीवार के पास लेकर के गए, वॉल के पास लेकर के गए। ये ऑब्जर्व किया गया कि बलून जो है दीवार पे जाकर के चिपक गया। अब नॉर्मली क्या होता है, आप बलून लो, उसमें हवा भरो और उसको बस वॉल पे जाकर के एज इट इज चिपकाने की कोशिश करो, बलून नहीं चिपकने वाला। लेकिन हाँ, जैसे ही आप उसको अपने बालों से रब करोगे वो तब जाकर के वॉल पे चिपक जाएगा। अब साइंटिस्ट को ये लॉजिक भी समझ में नहीं आया कि भाई वही दीवार थी, वही बलून था, पहले क्यों नहीं जाके चिपका। खैर, इसके बाद में तीसरा एक्सपेरिमेंट भी हुआ। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक मेटल रॉड ली गई, उस मेटल रॉड को सिल्क के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। फिर इसके बाद में इस मेटल रॉड को जब एक कैन के पास लेकर के जब हम ले आए तो वो कैन क्या करने लगा, उसकी तरफ बढ़ने लगा, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन होने लगा। अब इतनी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो कि साइंटिस्ट को बड़े ही अजीब से लगे। भाई उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को मान रहे थे, ये कंसेप्ट मान रहे थे कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो इंडिविजिबल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन उस समय चार्जेस का कंसेप्ट था, है ना, मैंने आपको बताया है चार्जेस का कंसेप्ट था। चार्जेस पता थे कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो माना कि एटम के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन हाँ चार्जेस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज पता थी सभी को, साइंटिस्ट को। अब इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, इन तरह के एक्सपेरिमेंट्स ने करा क्या, बेसिकली साइंटिस्ट के दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी आ गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिज्म वाला कंसेप्ट तो लग नहीं सकता कि एक मैग्नेट है और उसने क्या किया है, लोहे की बनी किसी चीज को या आयरन नेल को जो है अट्रैक्ट कर लिया। तो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ऐसा तो नहीं, यहाँ पे चार्जेस का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं भाई, प्लस प्लस चार्ज लेकर आ जाओ या माइनस माइनस चार्ज लेकर आ जाओ तो क्या होगा, वो रिपल करने लगेंगे। और वहीं आप अनलाइक चार्जेस या आप ऑपोजिट चार्जेस लेकर के आ जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो साइंटिस्ट को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे चार्जेस का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो, और एग्जैक्टली यही कंसेप्ट एप्लीकेबल था। एक्चुअली होता क्या है कि एक चार्ज्ड बॉडी जो है किसी दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे, उसमें चार्ज इंड्यूस करा करके। समझे क्या बोला मैंने, कि एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को, अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा सकती है। कैसे अट्रैक्ट करा सकती है, उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस करा करके, वो भी कैसा, ऑपोजिट चार्ज। तो इनिशियली हो क्या रहा था कि जब कोम को रब किया जा रहा था बालों पे तो उसके ऊपर क्या आ रहा था, एक चार्ज आ रहा था, यानी कि कोम एक चार्ज्ड बॉडी बन गया। जब इस चार्ज्ड बॉडी को पेपर के टुकड़ों के पास लेकर हम आए तो इस चार्ज्ड कोम ने क्या किया, पेपर के टुकड़ों पे चार्ज इंड्यूस करवा दिया, वो भी कैसा, ऑपोजिट। जब तक चार्जेस ऑपोजिट नहीं होंगे तब तक वो अट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे। तो जैसे हमने बालों में कंघी को क्या किया, अच्छी तरीके से रब किया, फ्रिक्शन हुआ, जिसके कारण जो कोम है उसमें चार्ज आ गया,
वो एक चार्ज्ड बॉडी बन गई। इस चार्ज्ड बॉडी को जब पेपर के पीसेस के पास लेकर के आए, पेपर के पीसेस पे इसने क्या किया, चार्ज्ड कोम ने ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करा दिया, जिस वजह से पेपर के जो पीसेस थे वो कोम की तरफ क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। और यही चीज, यही कंसेप्ट तीनों एक्सपेरिमेंट्स में एप्लीकेबल था चार्जेस का, कि एक चार्ज्ड बॉडी जो होती है वो दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी पे चार्ज को इंड्यूस करा के, ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस करा करके क्या कर सकती है, अट्रैक्शन कॉज कर सकती है। तो ये चार्जेस का कंसेप्ट साइंटिस्ट को लॉजिकल लगा कि हाँ भाई ये ठीक है कि मैग्नेटिज्म तो यहाँ पे लग नहीं सकता, तो इस तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स कैसे पॉसिबल है, तो वो चार्जेस के कारण पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, चार्जेस का कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया। लेकिन अब उन्हें ये समझ में नहीं आया कि आखिर चार्जेस, जैसे हमने कोम को रब किया या हमने एक क्या किया, रॉड को जो है सिल्क के क्लॉथ से रब किया, तो आखिर उसके ऊपर चार्जेस आ कैसे रहे थे। आप कर क्या रहे थे, आप एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करा रहे थे, लेकिन आपकी जो पहली वाली बॉडी है वो चार्ज्ड बनी कैसे, आपका कोम, आपका बलून, आपकी रॉड, आखिर उसमें चार्ज कहां से आए, ये नहीं पता। तो फिर इसके बाद में दिमाग लगाया गया कि हो ना हो ये चार्ज आ कहां से रहा है, ये चार्ज आ रहा है मैटर के एटम से। भाई हमारा कोम भी क्या है, एक मैटर है, हमारा बलून भी क्या है, एक मैटर है, हमारा जो रॉड है वो भी क्या है, एक मैटर है। मैटर किससे बना होता है भाई, मैटर के अंदर होता क्या है, एटम्स ही तो होते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे बलून के ऊपर चार्ज आ रहा है, तो बलून को चार्ज देने वाला है कौन, बलून को चार्ज देने वाला बलून के अंदर जो उसके एटम्स प्रेजेंट है ना, वो चार्ज दे रहे हैं। इसका मतलब क्या कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण वो क्या कर पा रहा है, अपने बलून को चार्ज दे पा रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कि एक चार्ज कैरी करता है, कोई ना कोई पार्टिकल तो डेफिनेटली है। तो इतने पूरे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकाला गया, समझने वाली बात यही थी कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड बॉडी बन रही है तो उसके ऊपर चार्ज कहां से आ रहा है, उस बॉडी के अंदर जो उसके एटम्स है ना उससे आ रहा है। एटम के पास चार्ज कहां से आएगा, तो डेफिनेटली एटम के पास कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल तो है जो कि क्या कर रहा है, एक चार्ज कैरी कर रहा है अपने ऊपर, और यही पार्टिकल क्या करता है, मैटर को अपना चार्ज प्रोवाइड करता है। तभी जाकर के मैटर जो है, क्या बोल सकते हो, कोई भी बॉडी चार्ज्ड बॉडी बन पाती है। आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी, पूरा कंसेप्ट आपको रिवाइज हो गया होगा कि किस तरीके से साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि यार हो ना हो एटम के अंदर कुछ ना कुछ है। तो भाई जब एटम के अंदर हम बोल रहे हैं कि हाँ कोई पार्टिकल है, इसका मतलब क्या है, एटम कैसा है, डिविजिबल है। डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी में, एटॉमिक थ्योरी में जो पोस्टुलेट दिया था कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि एटम के अंदर कुछ है, और ये जो कुछ है डेफिनेटली कैसा होगा, एटम से तो छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि एटम के अंदर है ना, तो एटम के अंदर होने वाली जो चीजें हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो तो एटम से छोटी ही होगी, यानी कि अब आप एटम को डिवाइड कर सकते हो। तो इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट था कि एटम इंडिविजिबल है, वो गलत हो गया। तो आई होप इन 3 एक्सपेरिमेंट से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो कि किस तरीके से साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि भाई एटम जो है ना डिविजिबल है, इनडिविजिबल नहीं है। चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जाहिर है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया, ये शो किया कि हाँ भाई एटम क्या है, एटम डिविजिबल है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल तो है जो कि अपने ऊपर एक चार्ज कैरी करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, Who first discovered electron in an atom? सबसे पहले किसने बताया था, किसने डिस्कवर किया था कि भाई एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे कि पता चला था कि भाई हाँ एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन नाम का सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऊपर एक चार्ज कैरी करता है।
एक्चुअली देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, वो एक अकेला साइंटिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, कई सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन लगता है एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। पर होता क्या है ना कि एक साइंटिस्ट को नाम मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है कि हाँ भाई इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ था। जे थॉमसन और उनके बाकी जो फ्रेंड साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, हमने पढ़ा है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। हुआ क्या था भाई, इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी। डिस्चार्ज ट्यूब ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक ट्यूब होती है, जैसे कि हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट होती है आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों ही एंड्स में क्या किया गया था, एक एक मेटल की प्लेट ले ली गई थी। तो इस एंड पे भी एक मेटल की प्लेट और इस एंड पे भी एक मेटल की प्लेट, दोनों ही मेटल प्लेट्स को जो है वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया। किसके साथ, एक वोल्टेज सोर्स के साथ। और ये वाला जो वोल्टेज सोर्स था ये काफी हाई वोल्टेज, करीबन 10,000 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज सप्लाई कर रहा था पूरे अपैरेटस में। फिर इसके बाद में जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। क्या हो सकता है, यहाँ पे एयर भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। इजी करने के लिए एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लिया हुआ था हमने, हाइड्रोजन गैस लिया हुआ था। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, या आप बोल सकते हो कि इसमें क्या फिक्स था, एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ था। ये वैक्यूम पंप करता क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है ना उसे रेगुलेट करता था। डिपेंड करता था साइंटिस्ट के ऊपर कि उन्हें एक्चुअल में कितना प्रेशर चाहिए है गैस का इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये पूरा आपको आई होप अपैरेटस याद आ गया होगा। फ्लैशबैक में जाओ, याद करो, मैंने आपको बताया था कि वो वाली मेटल प्लेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसे हम क्या बोल रहे थे, कैथोड बोल रहे थे। और वो वाली मेटल प्लेट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसे हम क्या बोलते थे, एनोड बोलते थे। तो आप बोल सकते हो कि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। हुआ क्या कि अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस का एक प्रेशर मेंटेन किया गया। कितना प्रेशर मेंटेन किया गया भाई, 10⁻³ mm ऑफ Hg। इतना प्रेशर मेंटेन किया गया और इतना वोल्टेज जो है इस पूरे सर्किट में, या आप बोल सकते हो कि इस पूरे अपैरेटस में अप्लाई किया गया। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट को एक रे निकलती हुई दिखाई थी जो कि कहां जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। लेकिन ये रे कैसी थी, ये रे थी इनविजिबल। तो आपको सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि मैम अगर रे इनविजिबल थी तो साइंटिस्ट को दिखाई कैसे दे दिया। वो ऐसे दिखाई दे दिया कि भाई ये जो एनोड था ना इसके पीछे लगी हुई थी क्या, जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई थी। और ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग करती क्या है, जैसे इस पे कोई चार्ज पार्टिकल आकर के हिट करता है तो ये ग्लो करने लगती है, ग्रीनिश येलो कलर में ग्लो करने लगती है। तो हुआ क्या, इस प्रेशर पे और इस वोल्टेज पे जैसे ही पूरा अपैरेटस चला तो एक रे निकलती हुई दिखाई दी, इनविजिबल रे साइंटिस्ट को, और एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की जो लेयर थी वो ग्लो करने लगी। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली जिंक सल्फाइड के ऊपर कोई चार्ज्ड पार्टिकल आया है जिसने उसको स्ट्राइक किया है। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल आया कैसे भाई, जिंक सल्फाइड की कोटिंग के आगे तो एनोड लगा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल आया जिसने एनोड को पेनिट्रेट किया, क्रॉस किया। सबसे पहले एनोड को आकर के स्ट्राइक किया, उसके अंदर घुस गया, उसको पेनिट्रेट किया और घुसते हुए कहां पहुंच गया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे पहुंच गया और उसको स्ट्राइक करा। अब आप खुद ही सोचो, मैंने आपको बताया कि एनोड क्या होता है भाई, एनोड हम बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट पे कौन आ सकता है, कौन सा चार्ज पार्टिकल आ सकता है, ऑपोजिट चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल। एनोड कैसा है, खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनोड के पास
उसके ऊपर आने वाला जो पार्टिकल है वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लिए रहेगा भाई, वो अपने ऊपर हम बोलते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि एनोड के पास कौन आया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आया। सबसे पहले उसने एनोड को हिट किया, एनोड को स्ट्राइक करने के बाद में अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद में जिंक सल्फाइड की कोटिंग तक पहुंच गया और उसको स्ट्राइक कर दिया। अब साइंटिस्ट को लगा कि यार एनोड के सामने है कौन, एनोड के सामने तो है कौन, कैथोड, तो हो सकता है ये चार्ज पार्टिकल जो है ना कैथोड से ही आया हो। ऊपर से हम बोल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल कैसा था, नेगेटिव था, और कैथोड के लिए अभी अभी हमने पढ़ा कि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है या मेटल प्लेट होती है। तो हो सकता है कि कैथोड रे से ही क्या निकली हो भाई, एक कैथोड रे निकली हो, और इस कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, जो कि कहां तक पहुंची, एनोड तक पहुंची। इसके बाद में समझ में आया कि भाई ये कोई कैथोड रे वगैरह कुछ नहीं है, कैथोड रे को ही क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, और बोला गया कि भाई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पहले साइंटिस्ट क्या मान रहे थे कि कैथोड से कैथोड रे निकलती है जो कि अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लिए रहती है, और यही कैथोड रे एनोड को जाकर के स्ट्राइक करती है और उसके पीछे जिंक सल्फाइड को भी स्ट्राइक करेगी और उसको ग्लो करवाएगी। लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई ये कोई कैथोड रे नहीं थी, ये तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और यही क्या होते हैं, एनोड तक जाते हैं, उसके अंदर घुसते हैं और जिंक सल्फाइड की कोटिंग तक को स्ट्राइक करके उसको ग्लो करवा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से थे, तो मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन लिया था भाई, किस चीज को लिया था, हमने हाइड्रोजन गैस ली थी। हाइड्रोजन गैस के पास होते क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स थे। तो जैसे ही इतना प्रेशर और इतना वोल्टेज सप्लाई किया गया, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुई, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में बम्बार्डमेंट हुई, जिसके कारण हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन्स उचक करके बाहर आ गए, और जैसे ही बाहर आए तो क्या हो गया, उनको सामने दिख गया कौन, पॉजिटिवली चार्ज यानी कि ऑपोजिट चार्ज वाला एनोड दिख गया, तो वो कहां चले गए, एनोड के पास चले गए। तो इस तरीके से पूरे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड गोल्डस्टीन यूज परफोरेटेड कैथोड इन हिज एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद में कौन आए, गोल्डस्टीन आए। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट में परफोरेटेड कैथोड यूज किया, टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी टू मेक हेवी प्रोटॉन्स क्रॉस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब अगर आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट याद आया हो तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी अपने आप याद आ जाना चाहिए। एनोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले थे कौन, जे थॉमसन के ही स्टूडेंट गोल्डस्टीन। उन्होंने किया क्या था भाई, हुआ क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ये समझ में आया कि भाई जो हाइड्रोजन गैस ली गई थी अंदर, हाइड्रोजन के जो एटम्स थे, उन एटम्स से ही इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आए। अब खुद ही सोचो, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो खुद क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन रह गए, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के आयंस रह गए। तो साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं अपने ऊपर, जैसे ही वो एटम से बाहर निकले वो एनोड के पास चले गए जो कि क्या कर रहा था, अपने ऊपर ऑपोजिट चार्ज लिए हुए था। अब इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो हाइड्रोजन आयंस बचे हैं वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे थे, तो ये हाइड्रोजन के आयंस क्यों नहीं कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो एनोड के पास चला गया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो हाइड्रोजन आयंस थे वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिए हुए थे, तो ये क्यों नहीं पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस कैथोड के पास चले गए। साइंटिस्ट को ये चीज समझ में नहीं आई, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि यार ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना, ये थोड़े हैवी हो, है ना, ये हैवी हो, जिसके कारण ये कैथोड तक पहुंच तो जाते हैं
लेकिन उसे शायद पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने इन हैवी पॉजिटिव आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन आयंस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने कैथोड की जो कैथोड इलेक्ट्रोड था उस पर छोटे छोटे से होल्स कर दिए, परफोरेशंस डाल दी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही परफोरेशंस डाली, इतने प्रेशर पे और इतने वोल्टेज पे जैसे ही सप्लाई किया गया पूरे अपैरेटस में, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले जो हाइड्रोजन के जो आयंस थे, ये आ गए कहाँ, कैथोड में। कैथोड में उनके जो छोटे छोटे से होल्स थे उनके थ्रू अंदर घुस गए। अंदर तो घुसे ही घुसे, साथ में हम बोल रहे हैं कि एनोड के पीछे क्या, कैथोड के पीछे हमने जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग लगाई हुई थी। जिंक सल्फाइड क्या होता है, जैसे ही उस पर कोई चार्ज पार्टिकल आता है वो ग्लो करने लगता है। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस कैथोड की परफोरेशंस के थ्रू अंदर घुसे, जिंक सल्फाइड की कोटिंग तक पहुंचे और उसको स्ट्राइक किया, जिसके कारण जिंक सल्फाइड क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। तो साइंटिस्ट को लगा कि भाई एनोड से एक रे निकल के आ रही है जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, और यही पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाली एनोड रे क्या करेगी, पीछे कैथोड के पीछे लगी हुई जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है उसको ग्लो करवा देगी। बाद में समझ में आया कि भाई ये कोई एनोड रे कुछ नहीं होता है, एनोड रे को ही नाम दिया गया क्या, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स हम बोलते हैं कि दूसरे टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि अपने ऊपर क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। और इसे किसने परफॉर्म किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो बेसिकली देखना चाह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड के पास जा सकते हैं अट्रैक्ट होकर के, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस बने हैं ये क्यों नहीं कैथोड के पास जाते हैं। समझ में आया कि भाई जाते तो हैं लेकिन उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हैवी है। तो इसीलिए हैवी आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन्स को हेल्प करने के लिए कि वो कैथोड को क्रॉस कर जाएं, उन्होंने क्या किया, अपने कैथोड को ही परफोरेटेड बना दिया, यानी कि कैथोड में ही छेद बना लिए। ठीक है, तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, टू मेक हेवी प्रोटॉन्स क्रॉस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड। चलो, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को हुआ होगा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हीलियम एटम से बताया था कि एक मेरे पास क्या है, हीलियम एटम है। इस हीलियम एटम के अंदर होता क्या क्या है, इस हीलियम एटम के अंदर हम बोलते हैं कि 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब इस हीलियम एटम से मैं क्या करूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दूं, तो इस हीलियम के अंदर बचेगा क्या, हीलियम के अंदर हम बोलते हैं कि 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स बच जाएंगे। और अगर मैं चार्ज की बात करूं, भाई जैसे कि आपको अभी अभी मैंने बताया कि जब भी कोई एटम या पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो खुद क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना आ जाएगा भाई, 2+ आने वाला है। और इसी हीलियम के आप बोल सकते हो कि चार्ज्ड पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है भाई, हीलियम हैविंग -2 चार्ज, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। हीलियम हैविंग +1 चार्ज, नहीं ये भी गलत है। हीलियम हैविंग +2 चार्ज, हाँ ये सही है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम जिसके पास कितना चार्ज है भाई, +2 चार्ज है। चार्ज तो है ही लेकिन इसके पास और क्या क्या है, इसके पास हम बोल रहे हैं कि मास है। प्रीवियस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि एटम को मास कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलके प्रोवाइड करते हैं। तो माना आपने हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है लेकिन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो है ना, और यही मिलके क्या करेंगे, हीलियम को मास प्रोवाइड करेंगे। इसलिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है, प्लस हम बोलते हैं कि वो हैवी भी होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूडेड दैट एटम हैज
एम्प्टी स्पेसेस। भाई इस सवाल के साथ मुझे याद आ रहा है कि हम कौन से टॉपिक पे पहुंच गए हैं रिवीजन करते करते, हम पहुंच गए हैं रदरफोर्ड मॉडल पे। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट से बताया कि साइंटिस्ट ने क्या किया था। साइंटिस्ट ने, हम बोलते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था और उनके स्टूडेंट गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी साइंटिस्ट के लिए, ये समझना कि भाई चलो मान लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एटम के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका अरेंजमेंट होता है, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसे समझाने के लिए फिर से कौन आए, जे थॉमसन आए। उन्होंने बोला कि रुको मैं बताता हूं। होता क्या है कि एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इवनली प्रेजेंट होते हैं, और इसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। अगर आपको ये लॉजिक ना समझ में आ रहा हो तो आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वाटरमेलन का एग्जाम्पल। वाटरमेलन में जो रेड पल्प होता है, जो कि एडिबल होता है, जो कि हम खाते हैं, तो जिस तरीके से एक वाटरमेलन में रेड पल्प पूरे में क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिमिलरली एक एटम में भी प्रोटॉन बिल्कुल इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर वापस आओ वाटरमेलन पे। वाटरमेलन में जो रेड पल्प है उसमें जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं बीच बीच में, सिमिलरली एटम के अंदर भी जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या आप बोल सकते हो कि एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए रहते हैं। ये मॉडल था किसका, जे थॉमसन का। और ऐसा नहीं है कि उनका जो मॉडल था लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल एक्सेप्ट किया। जे थॉमसन के मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हो सकता है कि इनका मॉडल बिल्कुल सही हो। भाई आफ्टर ऑल इन्हीं ने तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी है। अभी तक तो ये हम मानते आ रहे थे कि एटम इंडिविजिबल होते हैं, फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने ही बताया कि नहीं नहीं, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एटम डिविजिबल है। तो लोगों ने उनके इस मॉडल को मान लिया, और इसी मॉडल को सही मानते हुए क्या हुआ, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली आप बोल सकते हो कि जिस मॉडल को वो सही मानते आ रहे थे, जे थॉमसन के मॉडल को वो सही मानते आ रहे थे, तो उनको क्या लग रहा था ना कि जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उसी मॉडल के हिसाब से हमें ऑब्जर्वेशंस या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यानी कि वो ऑब्जर्वेशंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए थे रदरफोर्ड मॉडल के, वो काफी अनएक्सपेक्टेड थे। वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस थे कि खुद जे थॉमसन से पूछा गया कि भाई आप अपने मॉडल के हिसाब से बताओ कि ये ऑब्जर्वेशंस क्यों निकल के आ रहे हैं सामने। तो जे थॉमसन भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, और इसीलिए जे थॉमसन का जो मॉडल था, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वो रिजेक्ट हो गया। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है कि हुआ क्या था। रदरफोर्ड उनकी स्टूडेंट ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया था, ठीक है, और उसके सामने क्या रख दी थी, एक गोल्ड की फॉइल रख दी थी। गोल्ड फॉइल क्यों, ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड बहुत ही रिच थे और उनके पास बहुत सारा गोल्ड था तो उन्होंने गोल्ड की फॉइल ही बना डाली। एक्चुअली वो क्या चाहते थे ना, वो पतली से पतली फॉइल बनाना चाहते थे। जितनी पतली फॉइल होगी उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, और सबसे पतली फॉइल बनाने के लिए सिर्फ गोल्ड का ही यूज हो सकता था, यानी कि गोल्ड ही सबसे पतली फॉइल बना सकता था, इसीलिए गोल्ड फॉइल उनको यूज करनी पड़ी। तो हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में कि अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स था, उसके सामने जो है गोल्ड फॉइल रखी गई, और उस गोल्ड फॉइल के अराउंड क्या रखा गया, जिंक सल्फाइड। फिर से जिंक सल्फाइड आ गया। जिंक सल्फाइड की जो है पूरी स्क्रीन रख दी गई, और उस स्क्रीन ने आप बोल सकते हो कि पूरी तरीके से गोल्ड फॉइल को कवर नहीं किया। जैसे ये क्या है, गोल्ड फॉइल, इसके सामने जो है अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखा हुआ है, तो इस जो हमारी जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी उसने अपनी गोल्ड फॉइल को कुछ इस तरीके से सराउंड किया, यानी कि बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी। ये जगह किसके लिए थी भाई, ये जगह थी अल्फा पार्टिकल्स के एंट्री की। ठीक है, तो रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स का एक्सपेरिमेंट हुआ कैसा कि इस तरीके का उन्होंने अपैरेटस लिया, अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स ले लिया, उसके सामने गोल्ड की फॉइल रख दी, गोल्ड की फॉइल को सराउंड कर लिया किससे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ। बीच में क्या था, एक स्लिट भी था ताकि अल्फा पार्टिकल्स
इस स्लिट के थ्रू गोल्ड फॉइल तक पहुंच सके। ठीक है, अब जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई अल्फा पार्टिकल, अभी अभी मैंने बताया अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम जिसके ऊपर हम बोलते हैं कि +2 चार्ज, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने ऊपर चार्ज भी कैरी करते हैं प्लस उनका एक मास भी होता है, यानी कि वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। और इस गोल्ड फॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट थे, गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट थे। गोल्ड के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं भाई, गोल्ड के एटम में हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और बीच बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। रदरफोर्ड यही मान के चल रहे थे, इसी चीज को लेकर के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब उन्होंने क्या सोचा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के जो गोल्ड एटम्स है उनके पास जाएंगे तो उन एटम्स को वो चीर तो देंगे, यानी कि गोल्ड फॉइल से वो पेनिट्रेट तो कर पाएंगे अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि हैवी है ना, हैवी है अल्फा पार्टिकल्स। तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, जैसे ही गोल्ड फॉइल की तरफ जाएंगे तो उसको पेनिट्रेट तो कर जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अपने पाथ से ये डेविएट कर जाएं। कैसे, तो देखो यहां से अल्फा पार्टिकल आए, गोल्ड फॉइल को इन्होंने स्ट्राइक किया, उसको चीरा, पेनिट्रेट किया और पेनिट्रेट करके कैसे आ गए, बाहर निकल आए। बाहर आकर के किसको स्ट्राइक किया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग को। और जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्या करती है भाई, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल हिट करता है तो वो ग्लो करने लगती है, तो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि जिंक सल्फाइड कोटिंग ग्लो करने लगी। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम के अंदर जाएगा उसका पाथ चेंज हो जाएगा। भाई अगर आपने अल्फा पार्टिकल को सीधे सीधे भेजा है तो उसको गोल्ड फॉइल के बाहर सीधे सीधे ही आना चाहिए था, लेकिन उसका पाथ डेविएट क्यों हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बोला कि भाई अल्फा पार्टिकल तो खुद कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो जैसे ही एटम के अंदर जाएगा, गोल्ड एटम के अंदर जाएगा, गोल्ड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल अंदर घुसेगा तो हो सकता है कि उसको पड़ोस में कौन मिल जाए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन क्या करे, उसके ऊपर एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स लगाए, क्योंकि वो खुद कैसे नेगेटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगे और अल्फा पार्टिकल इनिशियली सीधे 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 जा रहा था, लेकिन जैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखा उसकी तरफ मुड़ गया। फिर हो सकता है कि प्रोटॉन से सामना हो जाए अल्फा पार्टिकल का। अब प्रोटॉन क्या है, खुद पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, अल्फा पार्टिकल तो है ही पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, प्रोटॉन से दूर भागेगा। तो इनिशियली तो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे आ रहा था, लेकिन एटम में एंटर करने के बाद उसका पाथ जो है वो डेविएट हो सकता है, क्योंकि एटम के अंदर उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे। तो जैसे ही वो एटम के बाहर आएगा, गोल्ड फॉइल के बाहर आएगा, उसका पाथ जो है आपको कैसा मिले, डेविएटेड मिले। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो जे थॉमसन के मॉडल को सही मान रहे थे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ अजीब से रिजल्ट निकले। क्या रिजल्ट निकले भाई, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, यानी कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन बना करके, सीधे सीधे हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन बना करके फॉइल के अंदर आ रहे थे और फॉइल के बाहर भी कैसे निकले, स्ट्रेट लाइन बनाकर ही निकले। जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स को एटम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा ही नहीं लगा, तभी तो उनका पाथ डेविएट नहीं हुआ। तो रदरफोर्ड ने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वेंट अनडेविएटेड, जैसे कि एटम के अंदर कुछ हो ही ना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाने के लिए। फिर इसके बाद में सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जिनमें डेविएशन हुआ, जिनमें डिफ्लेक्शन हुआ, स्मॉल एंगल के साथ वो डेविएट हुए। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आए जो कि क्या हुए, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वापस आ गए, रिबाउंड हो गए, बाउंस बैक हो गए। ये तीनों ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एज इट इज आते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के आपको ऑब्जर्वेशंस बताने हैं, ठीक है, तो इसीलिए इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से समझिएगा।
अब रदरफोर्ड को ये समझ में ना आए कि भाई इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन हमें क्यों देखने को मिले हैं, हमने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। आप समझ सकते हो कि गोल्ड फॉइल कितनी पतली होती है। आप गोल्ड फॉइल क्या, आप ले लो एक एल्यूमिनियम की फॉइल जिसे हम नॉर्मली फूड वगैरह को रैप करने के लिए यूज करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम की फॉइल कितनी पतली होती है। आप उसके सामने क्या करो, एक बुलेट चलाओ, बुलेट फायर करो। बुलेट क्या, आप अगर अपनी एक उंगली से उस फॉइल को फाड़ने की कोशिश करोगे तो इजीली वो फॉइल फट जाएगी, इतनी पतली होती है। जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ली थी वो तो उससे भी पतली थी। तो उनको ये चीज समझ में ही नहीं आई कि अगर सपोज हमारे पास क्या है, वही एल्यूमिनियम की फॉइल है और उस पर हमने क्या करा है, एक बुलेट फायर करी है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर हमने बुलेट फायर करी है तो बुलेट कैसी जाएगी, बुलेट हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल को चीरते हुए बाहर स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि बुलेट जो है गोल्ड जो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल है उससे टकराए, उसको पेनिट्रेट तो करे लेकिन जो है अपना रास्ता चेंज कर दे, यानी कि आपने सीधी मारी थी और अपनी बुलेट को सीधा आपने चलाया था, लेकिन फॉइल से टकराने के बाद वो राइट में चली जाए। क्या ये पॉसिबल है? ये भी छोड़ो, क्या ये पॉसिबल है कि आपने बुलेट को फायर किया है एल्यूमिनियम फॉइल के सामने और आपकी बुलेट जो है ना वापस टप्पा खा करके आ जाए? तो ये इस तरीके की अजीब से ऑब्जर्वेशंस को रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इन्हीं अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस का जस्टिफिकेशन मांगने गए वो जे थॉमसन से कि भाई अगर आप कहते हो कि आपका जो मॉडल है वो सही है तो उस हिसाब से तो एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल्स को अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स फील करना चाहिए था, उसका पाथ डेविएट होना चाहिए था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स का, लेकिन ऐसे क्यों नहीं हुआ, एक्सप्लेन करिए। तो जे थॉमसन के पास कोई जवाब नहीं था, तो इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट, उनका जो मॉडल था कि किस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अरेंज होते हैं, वो हो गया बिल्कुल गलत। फिर इसके बाद में रदरफोर्ड ने बोला कि चलो छोड़ो, हम ही बना देते हैं एक मॉडल। उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएट वेंट अनडेविएटेड, उनमें कोई असर नहीं पड़ा। वो इसलिए क्योंकि एटम के अंदर जो अधिकतर जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो कैसी होती है, खाली होती है, एम्प्टी होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रदरफोर्ड ने उनको ऐसा आइडिया आया कि अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे चले गए जैसे कि एटम के अंदर कुछ हो ही ना, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाने के लिए। तो क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि भाई एटम में अधिकतर जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो खाली होती है, एम्प्टी होती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही एटम से निकले उनमें किसी भी तरह का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगा ही नहीं, इसलिए दे वेंट अनडेविएटेड। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि एटम के सेंटर में एक स्मॉल पार्टिकल होता है। वो स्मॉल पार्टिकल, कहने को स्मॉल पार्टिकल है लेकिन उसके काम बहुत बड़े हैं। उस स्मॉल पार्टिकल का एक मास होता है और वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब अल्फा पार्टिकल उस स्मॉल पार्टिकल के पास से निकले तो वो क्या हुआ, उनमें थोड़ा सा डेविएशन हुआ। अब स्मॉल एंगल बना करके वो डिफ्लेक्ट हो गए। ऐसा नहीं कि वो एटम को क्रॉस नहीं कर पाया, अल्फा पार्टिकल करे तो, लेकिन स्मॉल एंगल बना करके डेविएट हुए। क्यों? क्योंकि वो जो स्मॉल पार्टिकल है वो भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स पास पास आए, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा जिसके कारण अल्फा पार्टिकल को अपना पाथ जो है चेंज करना पड़ा। फिर इसके बाद में वो अल्फा पार्टिकल्स जिसने डायरेक्टली उस स्मॉल पार्टिकल को आकर के क्या किया, हिट किया, वो हम बोलते हैं कि बाउंस बैक हो गया, वो वापस आ गया, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा दोनों के बीच में कि अल्फा पार्टिकल एटम को पेनिट्रेट कर ही नहीं पाया, वापस आ गया। तो ये तीन कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने दिए कि भाई एटम के अंदर अधिकतर जो स्पेस है वो कैसी होती है, एम्प्टी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि एटम के अंदर स्मॉल पार्टिकल है जो कि कैसा है, जिसका एक मास है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और जब अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कि इस स्मॉल पार्टिकल के बगल से निकले हैं, बिल्कुल छू के निकले हैं, वो डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल, यानी कि आप बोल सकते हो कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो कि उस स्मॉल पार्टिकल को डायरेक्टली जाकर के सेंटर पे हिट करता है, स्ट्राइक करता है, वो क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस आ जाएगा अपनी जगह पे।
बाद में ये जो हम बार बार बोल रहे हैं ना स्मॉल पार्टिकल, बाद में जाकर के इसको क्या नाम दिया गया भाई, न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो रदरफोर्ड को न्यूक्लियस का नाम देने का क्रेडिट नहीं जाता, लेकिन हाँ न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का क्रेडिट तो रदरफोर्ड को ही जाता है। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में, हम बोलते हैं कि अपनी थ्योरी में, अपने मॉडल में न्यूक्लियस जैसे स्मॉल पार्टिकल को मेंशन किया था, सबसे पहले उन्हीं ने किया था, तो क्रेडिट भी उन्हीं को जाना चाहिए। फिर इसके बाद में हमने क्या बोला कि इतनी सारी चीजें हुई, अब खुद ही सोचो, मैं आपको बोल रही हूँ कि जो स्मॉल पार्टिकल है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब एटम के अंदर है कौन? अभी तो मैंने आपको बता दिया था कि अल्फा पार्टिकल में हम बोल रहे हैं कि हीलियम एटम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उस समय तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हुआ क्या कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में एक स्मॉल पार्टिकल है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जरा खुद सोचो एटम के अंदर उस स्मॉल पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज कौन दे सकता है? प्रोटॉन्स ही दे सकते हैं। तो प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन्स हम बोलते हैं कि जो एटम है उसके स्मॉल पार्टिकल में, सेंटर में जो स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट है उसमें होते हैं, या आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में प्रोटॉन्स तक के अरेंजमेंट को बता दिया कि हाँ भाई एक एटम है, अधिकतर जगह खाली है एटम के अंदर, एटम के बीचों बीच एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका एक मास है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों मास है, क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सवाल क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूडेड दैट एटम हैज एम्प्टी स्पेसेस? तो 1 out of 12,000 alpha particles got deflected by 180 degree. Some alpha particles got deflected by small angle. Most of the particles went undeflected. खुद ही बताओ, इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। अधिकतर जगह जो एटम के अंदर थी वो कैसी थी? खाली थी, इसीलिए अधिकतर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट अनडेविएटेड, उन पे कोई असर ही नहीं पड़ा, जैसे आए थे वैसे के वैसे एटम को क्रॉस करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए आगे चले गए। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट 1 point एट द सेंटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सेंटर में एक पॉइंट की बात हो रही है, ये और कोई नहीं भाई, ये है कौन? न्यूक्लियस। सवाल हमसे पूछ रहा है कि एटम का जो अधिकतर मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है? तो वो एटम का जो सेंटर होता है, सेंटर के पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है भाई? न्यूक्लियस है। तो एटम के सेंटर पे होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हम बोलते हैं कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको बताया है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को कंपेयर करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है ना वो प्रोटॉन से 2000 टाइम्स कम होता है, थोड़ा बहुत नहीं, 2000 टाइम्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मास को तो आपको नेग्लिजिबल ही मान लेना चाहिए। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं एक या दो, सभी के सभी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के पास ही होते हैं। ठीक है, और इन प्रोटॉन्स का क्या होता है? एक मास होता है, और मास कौन, एटम को मास कौन प्रोवाइड करता है? यही प्रोटॉन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जहां मास होगा, जहां प्रोटॉन्स होगा, वहीं हम बोलते हैं कि एटम का मास भी प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है? एटम के सेंटर में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी ही होना चाहिए, एट 1 point एट द सेंटर। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स। अच्छा, अब हम कहां पहुंच गए हैं? बोर्स मॉडल पे पहुंच गए। बोर्स मॉडल पे हम क्यों पहुंच गए हैं भाई? अभी तक तो हम रदरफोर्ड की बात कर रहे थे। रदरफोर्ड ने अभी तक जितनी भी चीजें बोली थी ना प्रोटॉन से रिलेटेड, वो सब बिल्कुल सही थी, लेकिन जैसे उनसे पूछा गया कि भाई आपने प्रोटॉन्स का तो आपने पोजीशन बता दी, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं एटम में? तो इसके लिए उन्होंने बोला कि आपने सोलार सिस्टम देखा है अपना? सोलार सिस्टम में किस तरीके से सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट जो है ना रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। यानी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब कुछ लोगों ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए कि अगर आप कह रहे हो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो देखा जाए तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए। क्यों अनस्टेबल होना चाहिए? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड, उसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्यों एक्सेलरेशन आ जाएगा? क्योंकि सर्कुलर मोशन में होता क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ना हर पॉइंट पे चेंज होता जाता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होती है और जहां वेलोसिटी चेंज होगी वहां तो एक्सेलरेशन आएगा ही। तो जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसके मोशन में आ जाता है एक्सेलरेशन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, निकालता है एनर्जी को। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा, एनर्जी रिलीज करता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी एनर्जी क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो ग्रेजुअली उसकी एनर्जी कम होती गई और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूमते न्यूक्लियस पे आकर के गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो देखा जाए तो एटम को तो अनस्टेबल होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि एटम में हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम के टप से आकर के न्यूक्लियस पे गिरते जा रहे हैं, कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए। जो भी मैटर के फॉर्म अभी हम देखते हैं, मैटर के उस फॉर्म को वो फॉर्म हमें मिलना ही नहीं चाहिए। जैसे कि एक पेन है, मुझे पता है ये क्या है, एक मैटर है, ये अपने सॉलिड फॉर्म में है। अगर मैं बोल रही हूं कि एटम्स क्या कर रहे हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है कोलैप्स हो रहे हैं न्यूक्लियस में, इसका मतलब क्या है कि इस पेन के अंदर भी जो एटम्स होंगे उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के ऊपर कोलैप्स हो रहे हैं जाकर के, एटम अनस्टेबल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये पेन अपने सॉलिड फॉर्म में दिखना ही नहीं चाहिए, ये मैटर अपने सॉलिड फॉर्म में दिखना ही नहीं चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है, एटम तो स्टेबल होता है। तो अगर रदरफोर्ड का जो मॉडल है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो उनका कहना है वो सही है, तो फिर एटम स्टेबल कैसे हो पा रहा है, पूछा गया रदरफोर्ड से, जिसका जवाब उनके पास था ही नहीं। फिर इसके बाद में आए कौन, नील्स बोर। उन्होंने बोला कि नहीं, उनने जो मॉडल दिया है ना वो बिल्कुल सही है, भले ही क्या उनके पास जवाब ना हो, लेकिन उनके बिहाफ से जवाब मैं दे देता हूं, मुझे पता है। उन्होंने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक नया टर्म जोड़ दिया ऑर्बिट्स के साथ में, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअली सेपरेट, यानी कि डिस्टिंक्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स में, या बोल सकते हो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और ये ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सभी ऑर्बिट्स के पास अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है। यूनिक कैरेक्टर क्या है भाई, क्यों अलग अलग हो रहे हैं? अपने रेडियस और अपनी एनर्जी के कारण। नील्स बोर ने बोला अपने मॉडल में कि हर एक जो ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उस ऑर्बिट का क्या होता है, अपना एक रेडियस होता है और अपनी एक एनर्जी होती है। कभी भी दो ऑर्बिट्स का रेडियस या उन दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड हम बोल रहे हैं कि क्या है, ये रहा न्यूक्लियस के अराउंड हम बोल रहे हैं कि दो ऑर्बिट्स हैं, तो दोनों ही ऑर्बिट्स का रेडियस अलग अलग होगा और दोनों की ही एनर्जी अलग अलग होगी। इसीलिए ये ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट कहलाते हैं। अब जो कि इन ऑर्बिट्स के पास क्या है, अपनी एक एनर्जी है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं या इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। अब बार बार पास वाला ऑर्बिट, दूर वाला ऑर्बिट, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने, नील्स बोर ने इसका नाम दे दिया। नामकरण कैसे हुआ भाई, न्यूक्लियस के सबसे पहले वाला जो ऑर्बिट होगा, जो एनर्जी शेल होगा, उसका नाम क्या रखा गया, के रखा गया। उसके बाद वाले का एल रखा गया, उसके बाद वाले का एम रखा गया और उसके भी बाद वाले का एन रखा गया, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, के एल एम एन सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। और यही नहीं, इनको नंबर भी अलॉट कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस की सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होता है उसको बोला ऑर्बिट नंबर 1, दूसरे वाले को ऑर्बिट नंबर 2, तीसरे वाले को ऑर्बिट नंबर 3, चौथे वाले को ऑर्बिट नंबर 4। तो 1, 2,
3, 4 इस तरीके से भी नंबरिंग भी कर सकते हैं, और KLMN तो नाम तो दे ही दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के सबसे पहला वाला जो पास वाला जो ऑर्बिट होगा, K वाला ऑर्बिट या शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। फिर उससे ज्यादा किसके पास होगी? L वाले के पास होगी। फिर उससे ज्यादा किसके पास होगी? M के पास होगी। फिर उससे ज्यादा किसके पास होगी? N के पास होगी। यानी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे ना, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो नील्स बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट, आप बोल सकते हो कि ऑर्बिट्स में या एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जहां हम रहते हैं वहां के हमें नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हीं ऑर्बिट्स की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को मानना पड़ता है। यानी कि जो लोग कह रहे थे रदरफोर्ड के मॉडल में कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमते हैं और गोल गोल घूमने से अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, तो नील्स बोर ने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और जब वो अपने ऑर्बिट में रहते हैं ना, तो वो एनर्जी लूज या गेन नहीं कर सकते। जो एनर्जी ऑर्बिट की है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन K शेल में है या L शेल में है, तो उस L शेल की जो भी एनर्जी होगी वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होगी। भले ही वो न्यूक्लियस के अराउंड कितना भी गोल गोल क्यों ना घूम ले, उसकी एनर्जी कम नहीं होने वाली है। इतनी चीज नील्स बोर ने बोली। तो अगर एनर्जी कम नहीं होगी, एनर्जी लूज नहीं होगी, तो फिर क्या दिक्कत है? एनर्जी लूज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है कोलैप्स नहीं होगा न्यूक्लियस में, और एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और यही हुआ। इलेक्ट्रॉन्स अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जब वो घूमेंगे तो उनकी एनर्जी लूज नहीं होगी। एनर्जी लूज नहीं होगी तो उनका वो कोलैप्स नहीं होंगे जाकर के न्यूक्लियस पे। कोलैप्स नहीं होंगे तो फिर हमारा एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल एटम हो जाएगा। ये पूरे पोस्टुलेट्स थे किसके? नील्स बोर के। सवाल क्या था कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Electrons are situated in discrete orbits around nucleus, बिल्कुल सही है। These orbitals have fixed energy and fixed radii, बिल्कुल सही है। Electrons revolving in a particular orbit can neither lose energy or gain energy, ये भी बिल्कुल सही है। Energy level or shells 1, 2, 3, 4 having energy E1, E2, E3 and E4, therefore E1 is smaller than E2, E2 is smaller than E3 and E3 is smaller than E4। चारों के चारों सही हैं। सभी के सभी पोस्टुलेट्स जो हैं, आप बोल सकते हो जो ऑप्शंस हैं वो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में 8 क्या है भाई? 8 क्वेश्चन, प्रोटॉन क्या है? सॉरी, यहाँ पे पता है क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए न्यूट्रॉन, तो आप इसको सुधार लेना। यहाँ पे हम सवाल लेंगे कि न्यूट्रॉन के पास क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के पास तो हमने पढ़ लिया, प्रोटॉन के पास भी हमने पढ़ लिया। अब आती है बारी किस पे? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया कि आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है चैडविक, उन्होंने ही जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब न्यूट्रॉन के लिए हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है? एक तीसरे टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की तरह नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की तरह नहीं, ये कुछ अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के लिए तो हम पढ़ रहे थे कि इनके पास क्या होता है? चार्ज होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन हाँ मास जरूर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए हम बोल सकते हैं कि क्या इसके पास मास है? हाँ बिल्कुल है। क्या इसके पास चार्ज है? नहीं, चार्ज तो नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि चार्ज और मास दोनों है क्या? नहीं, दोनों नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ क्या है? मास होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम पहुंचते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टेबल हमने कल पढ़ी थी, और इस टेबल में है क्या? 3 आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों पे चार्ज कितना होता है, इन तीनों का मास कितना होता है, इनको हम इनका सिंबल क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, ये बताया गया है। ठीक है, तो क्या आप इस टेबल को फिल कर सकते हो? जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो मैंने आपको बताया है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? यही होता है। न्यूट्रॉन के अगर ऊपर हम चार्ज की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया कि न्यूट्रॉन क्या है? एक न्यूट्रल स्पीशीज है, उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि
न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा। प्रोटॉन के लिए हम बोलते हैं कि चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि +1 यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन में हम बोल देते हैं कि -1 यूनिट चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। फिर इसके बाद में हम बोल रहे हैं कि सिंबल की बात करें तो सिंबल देख रहे हो आप कैसे लिखा जाता है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आप क्या लिखते हो भाई, मास लिखते हो, ठीक है, और नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में आप क्या लिखते हो, चार्ज लिखते हो। तो प्रोटॉन के लिए कैसे लिखोगे, प्रोटॉन के लिए देखो आपने क्या लिख दिया, P लिख दिया, और सुपरस्क्रिप्ट में आप क्या लिखोगे, सुपरस्क्रिप्ट में आपको लिखना होगा मास। तो हमको पता है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है यूनिट में, 1 यूनिट होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। नीचे क्या लिखोगे, सबस्क्रिप्ट में चार्ज लिखोगे, कितना होता है चार्ज भाई, +1 होता है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, +1 लिख दिया। न्यूट्रॉन के लिए देखो कैसा लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन के लिए हम बोल रहे हैं कि N लिखा, सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा, क्योंकि मास तो होता है लेकिन सबस्क्रिप्ट में चार्ज 0 लिखा है, इसलिए N10 आया है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम में, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि प्रोटॉन के साथ ही प्रेजेंट होता है। आई होप ये वाली चीज क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। और भाई आज के सेशन के लिए इतना ही, जितना भी अभी तक हमने हमारे चैप्टर में पढ़ लिया है उन सभी चीजों को हमने अब रिवाइज कर लिया है। अब हम फाइनली अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का एक नया टॉपिक, हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर से, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।